हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार हम लोगों ने विस्कोसिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या है विस्कोसिटी, किस किस फैक्टर पे बेटा डिपेंड करती है, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का मेन कंसेप्ट है आज का, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट और करना पड़ेगा, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो दो बातें मान के चलो आज की हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्टोक्स लॉ एंड देन द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो यार, स्टोक्स लॉ। पहले हेडिंग डाल लो, स्टोक्स लॉ। भैया फिर वही बात, ये किसी साइंटिस्ट का सरनेम रहा होगा स्टोक, उसने एक लॉ दे दिया तो उसको क्या कह दिया हमने, स्टोक्स लॉ। अच्छा, स्टोक्स लॉ की एक एक्सप्रेशन ही है, बस स्टेटमेंट भी नहीं, सीधा एक्सप्रेशन ही है। उससे पहले एक और बात करते हैं यार, एक टर्म आती है विस्कस ड्रैग। अच्छा, ड्रैग का मतलब एक तरह का क्या है, फोर्स है, फोर्स। आप किसी चीज को ड्रैग कर कर लेकर जा रहे हो, यानी उसको फोर्स लगाकर लेकर जा रहे हो। अगर किसी चीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में रुकावट सी फील हो तो भी हम कहेंगे उसको क्या फील हो रहा है, ड्रैग फील हो रहा है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज को मूव करते हुए आगे की ओर या पीछे की ओर ले जाए, उसको हम क्या कह सकते हैं, ड्रैग कह सकते हैं। तो अगर वर्ड यहां पे ड्रैग यार यूज हो रहा है, तो ड्रैग का मतलब यहां पर बेसिकली क्या है, फोर्स ही है, फोर्स। अब यहां पे पॉइंट आ गया विस्कस ड्रैग। यार विस्कोसिटी के कारण जो एक ऑपोजिट सेंस में फोर्स डेवलप होगा जो कि आपके मोशन को अपोज करेगा, उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग बोलेंगे। ओके, विस्कस ड्रैग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है कि इट इज द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कह देते हैं, विस्कस ड्रैग कह देते हैं। यार इमेजिन करो कि आप पानी में चल रहे हो, देखो तैर नहीं रहे, तैरना नहीं, मैंने बोला पानी में चल रहे हो। मान लो यहां तक कमर तक पानी भरा हुआ है और तुम्हें बोला पानी में चलो या दौड़ो। अब एयर में जब हम चल रहे हैं तो चलते वक्त हमें एक पर्टिकुलर जो भी है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता होगा, उसके हिसाब से सेटिंग हुई हुई है। हमें कोई भागने के लिए बोल दे हवा में, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, तो हम ठीक है भाग भी लेंगे, चल भी लेंगे। अगर यार बोला जाए पानी में भागो या पानी में चलो कि यहां तक पानी भरा हुआ है, उसमें कह रहा है कोई कि चल के दिखाओ। अब बेटा जब हम उसमें चलेंगे तो एयर के कंपैरिजन में उसमें चलने में बहुत ज़्यादा हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। जितना डिस्टेंस हम एयर में कवर करेंगे किसी गिवन टाइम में, यार पानी में उससे आधा भी नहीं कवर अप होना। क्यों? क्योंकि जब हम पानी में मूव करने की कोशिश करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कोसिटी के कारण हमें एक फोर्स फील होगा, तभी तो हमारी स्पीड कम हो गई है ना। मैंने बोला बस इमेजिन करो कि यार पानी में तुमने चलना है। अब इमेजिन करने में लगना शुरू हो जाएगा कि चलने में क्या आएगी, हमें दिक्कत आएगी। अब दिक्कत का मतलब क्या है कि फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं ना चलने के लिए। अब हमें दिक्कत आ रही है, मतलब हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा कर रहा है। अब वो दिक्कत कौन पैदा कर रहा है, वो विस्कोसिटी के कारण एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि हमारे मोशन को अपोज कर रहा है। उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, विस्कस ड्रैग बोलने वाले हैं। आप खुद चलो, कोई और ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करें तो हमेशा विस्कोसिटी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में मूव करता है
तो विस्कोसिटी के कारण उसके मोशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऑपोजिशन फील होती है, चाहे यार आप स्विम करके क्यों ना जा रहे हो। मैंने वैसे ही बोला, स्विम नहीं, चलने वाला एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो गया ना, एयर में चलना या वाटर में चलना, तो कंपैरिजन हो जाता है, तभी मैंने बोला चल के देखो। लेकिन अगर आप तैर भी रहे हो यार, फिश पानी में आगे की ओर बढ़ती है, तो उसको भी ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कोसिटी के कारण एक ड्रैग फील हो रहा है। कोई शिप जा रही होगी, तैर के जा रहा होगा, बंदा चल के जा रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फील होता है यार, एक फोर्स फील होता है, विच इज नोन एज विस्कस ड्रैग। तो इसके बारे में इतना कह सकते हैं हम, द अपोजिंग फोर्स डेवलप ड्यू टू विस्कोसिटी विच अपोज द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स इन अ लिक्विड, इसको विस्कस ड्रैग कह देते हैं। ओके जी, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये कोई भी कंटेनर है। अब ये कंटेनर है, तो इसपे नीचे की ओर मान लो एक ऑब्जेक्ट, इसमें कंटेनर में पहले चलो हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब यार इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, ड्रॉप किया। मान लो, जरूरी नहीं है ड्रॉप ही करना है, मैंने बोला विस्कस ड्रैग तो लगेगा, आगे की ओर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, पीछे की ओर ऑब्जेक्ट मूव करे। मान लो ये एक रिवर है यार, ठीक है जी। अब ये एक रिवर है, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ही है यार, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी भी, तो यार इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स डेवलप होगा ही होगा, जिसको हम कहेंगे विस्कस ड्रैग। ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है विद सम वेलोसिटी, तो भाई ऊपर की ओर क्या डेवलप होगा, विस्कस ड्रैग। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, हो सकता है जा रहा हूं, तो इस पे यार नीचे की ओर क्या लगेगा, विस्कस ड्रैग। बस विस्कस ड्रैग ने मोशन को क्या करना है, अपोज करना है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो विस्कस ड्रैग पीछे लग गया, अगर ऊपर जा रहा है तो विस्कस ड्रैग नीचे लग गया, अगर नीचे जा रहा है तो विस्कस ड्रैग ऊपर की ओर लग रहा है। विस्कस ड्रैग ने हमेशा मोशन को क्या करना है, अपोज ही करना है। ओके, अब आते हैं किस पे, स्टोक्स लॉ पे। अब हमने बात तो कहां से शुरुआत की थी, स्टोक्स लॉ से की थी ना। अब स्टोक्स लॉ यानी इस बंदे ने, स्टोक ने, एक पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर केस क्या है कि कोई लिक्विड होना चाहिए और उस लिक्विड में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देख, विस्कस ड्रैग तो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, जो मर्जी हो यार, विस्कस ड्रैग तो हर एक चीज पे ही लगेगा। लेकिन स्टोक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही दिया गया है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। फिर से सुन लो भैया, अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगता है या विस्कस ड्रैग लगता है, वो तो हर तरह के ऑब्जेक्ट पे लगेगा, वो जनरल टर्म है। लेकिन स्टोक ने एक फार्मूला दिया कि जी इतना विस्कस ड्रैग लगता है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्टोक कहता है कि अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, उसमें हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्पेशली वर्ड क्या यूज किया यार मैंने, स्फेरिकल। अब स्टोक्स लॉ तो स्फेरिकल के लिए लगेगा, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो गिर रहा है जी, गिरेगा मतलब मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड भी होगी। अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा ही होगा।
तो स्टोक्स कहता है कि जी अगर ये मूव करेगा तो इसको ऑपोजिट सेंस में एक विस्कस ड्रैग फील होगा। क्या फील होगा? विस्कस ड्रैग फील होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जितनी स्पीड ज्यादा उतना ही विस्कस फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कोई विस्कस फोर्स नहीं, कोई विस्कस ड्रैग नहीं। अगर मूव करेगा तो विस्कस ड्रैग आ जाएगा, तेजी से मूव करेगा तो और तेज हो जाएगा, विस्कस ड्रैग भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है ईटा पे। जितना ईटा ज्यादा होगा उतना ही लिक्विड विस्कस होगा, जितना विस्कस होगा तो उतना ही विस्कस ड्रैग क्या लगेगा, फिर ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, और कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी है। आर मतलब इसका रेडियस। जितनी बड़ी बॉल होगी उतना विस्कस ड्रैग ज्यादा होगा, जितनी छोटी बॉल होगी उतना ही विस्कस ड्रैग कम होगा। तो कह रहा है विस्कस ड्रैग इन चार चीजों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ज्यादा तो विस्कस ड्रैग भी ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा तो भी ज्यादा, ऑब्जेक्ट का रेडियस ज्यादा तो उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया कवर होगा, जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा लिक्विड के साथ उतना ही विस्कस फोर्स ज्यादा। इकट्ठे कर दोगे तो ये बनेगा ईटा आर वी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो यहां आएगा 6 पाई ईटा आर वी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पे क्या आया बेटा? 6 पाई। अब ये कहां से आया ये छोड़ो, वो भी आ जाएगा, लेकिन अब उस पॉइंट पे हम जा नहीं रहे, हम सीधा रिजल्ट क्या है वो देख रहे हैं। तो विस्कस फोर्स यानी कि विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू ईटा आर वी। ये स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ की क्या है? ये एक्सप्रेशन है। तो स्टोक्स लॉ मैंने यहां बताया, बाकी विस्कस ड्रैग की क्या चल रही थी, बातें चल रही थी। तो ये है जी बेटा स्टोक्स लॉ। अगर एग्जाम में मान लो आ जाए स्टेट स्टोक्स लॉ तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट देखो बना के लिखनी है, डायग्राम बना देना और कह देना कि जी स्टोक्स लॉ स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स acting on an object, spherical object, when it falls in a liquid is given by 6 pi eta rv, where eta is coefficient of viscosity, r is radius, v is velocity। ऐसे करके बोल देना बस, सिंपल। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई कह दे स्टोक्स लॉ की क्या चाहिए जी? स्टेटमेंट चाहिए, तो क्या बोलना है? स्टोक्स लॉ स्टेट्स दैट the viscous drag acting on a spherical object when it moves in a liquid is given as 6 into pi into eta into r into v, where eta का मतलब बता दो, r का मतलब बता दो और v का मतलब बता दो। ये स्टोक्स लॉ हो गया, बात खत्म, हमने कर दी स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ हमने क्यों किया? एक तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा इस पे बेस्ड एक टॉपिक आना है अपना टर्मिनल वेलोसिटी, जो मैंने सबसे पहले बोला था। तो अभी अगली हेडिंग डाल लो फिर, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। पहले मैं उसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद उसको डिराइव करवाऊंगा। ओके, आज का टारगेट टर्मिनल वेलोसिटी तक का ही अपना होगा। ओके, तो हेडिंग आप डाल लो टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। डेफिनेशन बाद में देंगे, पहले उसका क्या चेक करना पड़ेगा बेटा जी? कंसेप्ट चेक करना पड़ेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या चीज। डेफिनेशन उसकी फिर हम बाद में देंगे, और डेफिनेशन देने के बाद डिराइव भी हो ही जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेटा जी। ओके, इसको मिटा दें यार, तब तक आप हेडिंग डाल लो टर्मिनल वेलोसिटी।
हाँ जी बेटा, बन गई जगह। तो अगली बात यार, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से सुन। मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा हमने लंबाई में ज्यादा रखा, और इसमें क्या है, कुछ लिक्विड है मान लो, ठीक है जी, ये लिक्विड है। अब इसमें हमने कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिराया, थोड़ा बड़ा करके बता देते हैं, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ वही आर रहा होगा, और लिक्विड का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहा होगा, ठीक है जी। मान लो जब मैंने इसको छोड़ा, पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद ड्राइव कराऊंगा, ये जो अभी बताया जा रहा है वो ड्राइव करने में हेल्प करेगा आपको। तो मान लो बेटा जब मैंने इसको ड्रॉप किया, अभी ड्रॉप ही किया है, तो अभी तो इसकी स्पीड है नहीं कुछ, अभी ड्रॉप ही किया, ये तो अंदर है ना, मान लो अभी बाहर ही है, अभी ड्रॉप ही किया, जस्ट ड्रॉप्ड, तो इसकी स्पीड इस वक्त तो बिल्कुल जीरो है। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस चेक करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर, लिक्विड के अंदर आ गया, तो यार एक तो इसको नीचे, उसका कौन ले जाने की कोशिश करेगा, वेट, तो नीचे की ओर एक तो क्या लगा, इसका वेट लगेगा, है ना, एम जी, ठीक है। अब लिक्विड में है तो ऊपर एक क्या लगेगा, बॉइंट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, जो कि वी रो इनटू जी होता है, वी जितनी वॉल्यूम इमर्स हो गई, रो उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। तो एक तो इस पे क्या लगेगा ऊपर की ओर, बॉइंट फोर्स, वो तो लगनी लगना है, ओके, ये लगेगा ही, अगर डूब गया तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर से इस पे क्या लगेगा, विस्कस ड्रैग, ठीक है। तो इस पे तीन फोर्स लगेंगे, mg डाउनवर्ड, बॉइंट फोर्स ऊपर की ओर, और विस्कस फोर्स भी ऊपर की ओर। अब शुरू में अभी हमने स्टार्ट ही किया है, विस्कस फोर्स जो है वो क्या होता है, 6 पाई ईटा आर भी होता है। चलो ईटा फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है, वी फिक्स नहीं है ना। मैं बोल रहा था अभी तो मैंने इसको बस ड्रॉप ही किया है, अगर मैंने इसको अभी जस्ट ड्रॉप ही किया तो वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियली विस्कस फोर्स मान ले क्या है, जीरो। विस्कस फोर्स अभी लग ही नहीं रहा, क्योंकि अभी अभी ये चला ही नहीं है। तो इस पे लगने वाले दो फोर्स हो गए, एक हो गया वेट, एक हो गया बॉइंट फोर्स। मान लेते हैं कि जो वेट है वो ज्यादा है, वेट ज्यादा है बॉइंट फोर्स से, अब ज्यादा है तो ये नीचे की ओर चल पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। जैसे नीचे की ओर नेट फोर्स लगेगा, थोड़ी नेट एक्सेलरेशन लगेगी, नेट एक्सेलरेशन लगेगी तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड आएगी तो विस्कस फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। विस्कस फोर्स, कुछ देर पहले मैंने बोला जब मैंने स्टार्टिंग ही की है उस वक्त विस्कस फोर्स चल मान लेते हैं जीरो है, लेकिन थोड़ी देर में चल पड़ेगा तो विस्कस फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। यानी हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो यार ये ऑब्जेक्ट जो है इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है, लेट एग्जांपल के साथ समझ में लगेगा, वेट इसका 100 न्यूटन है। जो बॉइंट फोर्स है, अब देख v की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी आएगी, रो की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी आएगी, जी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी आएगी, कुछ तो आएगी।
और ये फिक्स रहेगी, वॉल्यूम चेंज होनी नहीं है, डेंसिटी चेंज होनी नहीं है, जी चेंज होना नहीं है, ये फिक्स्ड है। मान लो बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 50 न्यूटन। लेट बॉइंट फोर्स लग रहा है पूरा पूरा 50 न्यूटन। शुरू में मैंने बोला था विस्कस है ही नहीं, विस्कस जो है ही नहीं है, तो वेट नीचे की ओर कितना लग रहा है 100, ऊपर की ओर कितना लग रहा है 50, तो नेट फोर्स नीचे की ओर लग गया 50, जिसके कारण ये चल पड़ा। चलने से स्पीड आ गई, जैसी स्पीड आ गई तो कुछ ना कुछ विस्कस भी आ जाएगा। मान लो अभी स्पीड ज्यादा नहीं आई, विस्कस फोर्स कितना लगने लग गया 10 न्यूटन। अब मान लो 2 सेकंड बाद, t इक्वल टू 0 पे विस्कस फोर्स 0 था, 2 सेकंड बाद चलने के कारण स्पीड आ गई। स्पीड आएगी तो विस्कस फोर्स भी कुछ ना कुछ तो लगेगा। मान लो वो विस्कस फोर्स 10 न्यूटन का लगने लग गया। अब स्थिति क्या है, नीचे कितना लग रहा है, वो तो 100 ही लगेगा। ऊपर कितना लग रहा है, ये 50 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 10 भी आ गया। अब ऊपर कितना लग रहा है टोटल 60, नीचे कितना लग रहा है 100। अभी भी नेट फोर्स नीचे ही है, अभी भी नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है। नेट एक्सेलरेशन के कारण स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। अब उससे थोड़ी देर बाद की स्थिति क्या हो जाएगी, ऊपर 100 नीचे की ओर, और ये तो 50 ही रहना है, ये 20 हो गया मान ले। अब ऊपर कितना लग रहा है 70, नीचे लिख रहा है 100। अभी भी नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन आएगी, नेट एक्सेलरेशन आएगी तो स्पीड और इंक्रीज होगी। यार जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, इसको और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बढ़ता जाएगा। अगर ये बढ़ते बढ़ते विस्कस फोर्स 50 हो गया, ये 50 ऊपर की ओर लग ही रहा था, ये नीचे की ओर 100 था। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 100, अपवर्ड डायरेक्शन में भी कितना हो गया 100 हो गया ना। पॉइंट तो उतना ही था, विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वो बॉइंट फोर्स के साथ मिलकर नेट डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वेट को बैलेंस कर देगा। अगर बेटा ऐसी स्थिति आ गई तो नेट फोर्स लगेगा 0। नेट फोर्स 0 हो गया, यानी नीचे और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो गया 0, यानी अब ना नीचे लग रहा है ना ऊपर फोर्स लग रहा है। उससे क्या होगा, यह नहीं है कि अब ये रुक जाएगा, होगा ये कि शुरू से लेके अब तक, शुरू से लेके अब तक, जब तक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था तब तक चल रहा था, उसकी स्पीड बढ़ रही थी। इस स्थिति पे आकर जितनी स्पीड उसने अटेन कर ली थी, अब उसके बाद वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। अब स्पीड इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। नेट फोर्स 0 का मतलब कि ना स्पीड कम हो सकती है ना स्पीड ज्यादा हो सकती है। कई बार ऐसे कह देते हैं या ऐसा फील होता है कि यार नेट फोर्स 0 हो गया, नीचे भी उतना लग रहा है ऊपर भी उतना लग रहा है, अब वो रुक जाएगा। रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जितनी स्पीड उस टाइम तक उसने अटेन कर ली हुई है, वो उसी स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी पर रुकेगा नहीं। एग्जाम्पल लो, तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते वक्त भाई तुम पैडल मारना शुरू कर रहे हो, शुरुआत हुई है, तुमने पैडल मारना शुरू किया। पैडल मार रहे हो मतलब फोर्स लगा रहे हो, नेट फोर्स लग रहा है आगे की ओर, स्पीड बढ़ रही है, और पैडल मार रहे हो स्पीड बढ़ रही है, और पैडल मार रहे हो स्पीड बढ़ रही है, और पैडल मार रहे हो स्पीड बढ़ती जा रही है, पैडल मारते जा रहे हो स्पीड बढ़ती जा रही है। भाई जब तक पैडल मारते रहोगे स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि तुम नेट फोर्स लगा रहे हो और स्पीड बढ़ा रहे हो, नेट फोर्स लगा रहे हो और स्पीड बढ़ा रहे हो। अब बढ़ाते 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 मान लो तुमने पैडल मारने बंद कर दिए, नेट फोर्स लगाना बंद हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा फोर्स
बंद हो गया, यानी तुमने फोर्स अप्लाइड जीरो कर दिया, फ्रिक्शन अज्यूम करते हैं है नहीं है, तो तुम स्पीड बढ़ा रहे थे क्योंकि फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। जब तक फोर्स लगता रहेगा स्पीड बढ़ती रहेगी, जब तक फोर्स लगता रहेगा स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे तुमने पेडल मारने बंद किए, यानी नेट फोर्स जीरो किया, तो ये थोड़ी है कि साइकिल रुक जाएगा। जितनी स्पीड उस पॉइंट तक अटेन हो गई थी, उसके बाद वो उसी स्पीड से आगे चलता रहेगा, स्पीड बढ़ेगी नहीं क्योंकि तुमने बढ़ानी बंद कर दी। वही स्थिति यहां पर है कि स्टार्टिंग में क्या था, नेट फोर्स नीचे लग रहा था, स्पीड बढ़ गई, बॉइंट फोर्स था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, बॉइंट फोर्स में स्पीड है, बॉइंट फोर्स बढ़ता जाएगा। बॉइंट फोर्स 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हो गया। बॉइंट नहीं, सॉरी, विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। वो 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 40, 50 हो गया। विस्कस फोर्स 50 हो गया, बॉइंट फोर्स पहले 50 लग रहा था, दोनों ने मिलकर वेट को बैलेंस कर दिया, वेट को बैलेंस कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब गाड़ी रुक जाएगी, बॉल रुक जाएगी, वो अब भी मूव करती रहेगी, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज टर्म्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो होपफुली यार टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है क्लियर हुआ होगा। अब इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं एक बार कि टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी with which an object starts moving in a liquid after some time of its fall. It is that constant velocity, देख वर्ड क्या यूज किया हमने, constant velocity. It is that constant velocity with which an object dropped in a liquid starts moving after some time of its fall. गिरने के कुछ देर बाद जो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ड्रॉप कर दो तो यह नहीं है कि उसकी स्पीड बढ़ती ही रहेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बड़ी स्मूथली नीचे की ओर फ्लो करेगा। हां, शर्त यह है कि लिक्विड काफी दूर तक एक्सटेंड होना चाहिए। यह ना हो कि टर्मिनल वेलोसिटी आने से पहले लिक्विड ही खत्म हो जाए, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी तभी आ पाएगी ना कि उसको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। अगर लिक्विड ही बहुत कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो अगर लिक्विड काफी देर तक, काफी दूर तक एक्सटेंड कर रहा है तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे, पहले तो उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, उसके बाद वो एक कांस्टेंट सी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। टर्मिनल वेलोसिटी के दो बहुत बढ़िया एग्जांपल है यार। एक है बरसात की बूंदें। यार ऊपर से जब बरसात की बूंदें गिरती है ना, तो अगर वो जहां से गिरना शुरू की है बादलों से, वहां से लेके जमीन तक उसकी स्पीड बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती ही रहे और टर्मिनल वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट ना हो, तो भाई जब वो धरती तक पहुंचेगी ना, इतनी स्पीड से आएंगी कि सर पे पड़ेंगी, सर फोड़ देंगी, घुस जाएंगी सर के अंदर, चोट लगेगी। मतलब छाते लेके खड़ोगे, छाते फाड़ देंगी, इतनी स्पीड से उन्होंने गिरना है। होता क्या है कि ये जो एयर है ना यार, ये भी एक तरह का फ्लूइड ही है। अब इसमें भी जब वाटर ड्रॉप्स गिर रहे हैं, बरसात की जब बूंदें गिर रही हैं, तो उनको भी इसके अंदर जब आना है तो एक तो उसका नीचे की ओर वेट लग रहा है, ऊपर की ओर बॉयंट फोर्स भी लगता है, क्योंकि एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, इसने बॉयंट फोर्स भी लगाना है, ऊपर से विस्कस फोर्स भी लगता है।
तो पूरा टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट वहां डेवलप होता है और कुछ ही देर बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, वेट भी उनका कम ही होता है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेंगी और फिर उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी और स्मूथली नीचे वो कांस्टेंट सी वेलोसिटी से आती हैं। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट ना हो तो भाई बरसात की बूंदें आएंगी साले धरती में खड्डे कर देंगी, इतनी तेजी से आएंगी, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा कि लोग स्टील के छाता लेकर बाहर जाएंगे कि यार छाता फट जाएगा, नॉर्मल कपड़े कुपड़े के जो प्लास्टिक के बने तो फट ही जाएंगे। तो ये बरसात की बूंदों में भी किसका कंसेप्ट लगता है? टर्मिनल वेलोसिटी का। उसके अलावा जो बेटा यार बादल होते हैं, क्लाउड्स, अब उनमें यार पानी है, पानी को कलेक्ट किया हुआ है उन्होंने, भारी होते हैं, उनको भी नीचे की ओर आना चाहिए, गिरते रहना चाहिए, लेकिन नहीं गिरते, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फ्लोट से करते रहते हैं। अब वहां पे भी क्या कंसेप्ट है? टर्मिनल वेलोसिटी का ही कंसेप्ट है कि विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स ने मिलकर उनके वेट को क्या कर रखा होता है? बैलेंस कर रखा होता है। तो बेटा जी अगली हेडिंग ही क्या है अपनी? ज्यादातर बातें मैंने कर दी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, हेडिंग डालना। हम इसकी क्या निकालने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं बेटा। दो बातें थी आज की, एक तो हो गया स्टोक्स लॉ, अब इसकी क्या निकालने जा रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी की हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। कुछ लैंग्वेज वाली बात होगी, लिखवाऊंगा भी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की हेडिंग डाल लो। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन मैंने एक बार बोल दी, नोट्स में से देख के लिख लेना। एक बार चलो और बोल देता हूं कि इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी with which an object dropped in a liquid starts moving after some time of its fall। गिराने के कुछ देर बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं जी, ठीक है जी। अब इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए वही सिंपल सी कहानी कि लिख लो, लेट अस कंसीडर कंटेनर, ठीक है। कंटेनर हो, नदी हो, नाला हो, बस लिक्विड थोड़ा दूर तक एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो हमने क्या बोला? लेट अस कंसीडर अ लिक्विड। ईटा क्या है इसकी? लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कंसीडर लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड डेंसिटी रो। ये क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो गया लिक्विड का, डेंसिटी इसकी रो हो गई। तो लेटेस्ट कंसीडर से हमने शुरू किया था, लेटेस्ट कंसीडर अ लिक्विड जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और डेंसिटी रो। ओके, अब हमने बोला कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर। अब देखो सारे फोर्सेस वगैरह शो करने के लिए हमने यहां पे थोड़ा बड़ा शो कर देना है, जरूरी नहीं है बड़ा ही हो, मैंने तो वैसे ही बड़ा बना दिया। तो आगे क्या लोग बोलोगे? लिखते रहना, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाना भाई। आगे बोलना है लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर। आर क्या हुआ? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब उसकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी ना। तो सिग्मा क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, जिसका रेडियस आर है मेरे भाई। ओके, आर इसका रेडियस हो गया। अब अगली बात, इसको हमने ड्रॉप किया है अभी, तो नीचे की ओर जाएगा। अब आगे लिखेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आगे हमने लिख दिया वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन
ऑब्जेक्ट आर गिवन, सब समझा दिया भैया मैंने तुम्हें। आर गिवन एस, एक तो क्या लग रहा है एम जी, किस तरफ, डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या लगेगा, ये बॉइंट फोर्स है बेटा, एफ फॉर फोर्स, बी नीचे, बी इसका बॉइंट फोर्स, ठीक है। ये किस तरफ, अगर जाएगा नीचे तो बॉइंट फोर्स तो अपवर्ड से लगना ना, अपवर्ड, ये बॉइंट फोर्स है। और एक क्या लगेगा इस पे, विस्कस ड्रैग, ये भी किस तरफ, नीचे जाएगा तो ऊपर की ओर लगना ना, अपवर्ड। शुरू में तो लगेगा नहीं, जब चलना शुरू होगा तब लगेगा। तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं मेरे भाई, नीचे की ओर एम जी, ऊपर की ओर एक तो लगेगा बॉइंट फोर्स, और ऊपर की ओर दूसरा लगेगा विस्कस ड्रैग, ठीक है जी। अब यहीं पे लिख लो, जो mg है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू v सिग्मा इंटू जी। ध्यान से देख लो, v इसकी वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की, ये तो मास ऑब्जेक्ट का है ना भाई, तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लगेगी, g लगेगा v इंटू सिग्मा इंटू जी, यही लिख दिया हमने। और जो बॉइंट फोर्स है वो भी आपको फिर पता ही है, इट इज इक्वल टू v इंटू रो इंटू जी। v वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल है, 4.3 पाई और क्यूब ले ही लेंगे, और बॉइंट फोर्स v रो जी होता है। और जो विस्कस फोर्स है इट इज 6 पाई ईटा आर वी। ओके, ये क्या है सिचुएशन, ठीक है जी। अब ये 6 पाई ईटा आर वी है, यहां पे लिख देते हैं नोट डालकर, इनिशियली विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 0 and it keeps on increasing as velocity of object increases। देखो सारी स्थिति तुम्हें बता ही दी थी, लेकिन अब एग्जाम में आ जाए डेरिवेशन तो कैसे अटेम्प्ट करनी है वो फिर मैं लिखवा रहा हूं। तो इनिशियली एफ वी इक्वल टू 0 है विस्कस फोर्स, ये बढ़ेगा। अब आगे बेटा थोड़ी सी स्टोरी आप लिखोगे, ये मैंने लिख दिया, डायग्राम बन जाएगा। थोड़ी सी स्टोरी आपको लिखनी पड़ेगी कि एट टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में एफ वी क्या था, 0 था, यानी विस्कस फोर्स 0 तो लिख लेना मेरे साथ साथ कि इनिशियली एफ वी इज इक्वल टू 0, ये तो लिख ही लिया, and it keeps on increasing as velocity of the object increases। ठीक है जी। हमने इसके बाद लिखना है कि इनिशियली, ये नोट कर लेना था भाई, लेट इनिशियली विस्कस फोर्स, लिख लेना मेरे साथ साथ जो बोल रहा हूं, लेट इनिशियली विस्कस फोर्स is 0 and mg is greater than buoyant force। क्या बोला हमने, let initially viscous force is 0 and mg is greater than buoyant force, therefore the object will start moving in downward डायरेक्शन। लिखते जाना भाई साथ साथ कि शुरू में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लग गया।
आगे लिख लेते हैं, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, अब इंक्रीज तो होगी ना ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, द विस्कस फोर्स इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। आगे लिख लो, सून अ स्टेज में reached may be, soon a stage may be reached when viscous force attains, क्योंकि बढ़ रहे हैं वो, such a value that, जल्दी स्टेज आ जाएगी कि विस्कस फोर्स वो वैल्यू अटेन कर लेगा, सच ए वैल्यू दैट इट व्हेन कंबाइंड विद buoyant force balance the net downward force, that is weight of the ऑब्जेक्ट। तो जल्दी वो स्टेज आ जाएगी कि विस्कस फोर्स वो वैल्यू अटेन कर लेगा, अटेन्स सच ए वैल्यू कि वो बॉइंट फोर्स के साथ मिलकर वेट को बैलेंस कर देगा। वो हमने आपको बता ही दिया। आगे लिख लो, एट दिस स्टेज net force becomes zero. At this stage net force becomes zero. लिख लो भाई, at this stage net force becomes zero and velocity cease to increase, मतलब increase होना बंद कर जाएगी। तो क्या बोला मैंने, एट दिस स्टेज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो, क्योंकि बैलेंस कर दिया ना उसने। And therefore velocity of the object, सब लिखना पड़ेगा, cease to increase, यानी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। velocity of the object cease to increase and it attains, cease to increase and it attains a constant velocity। भाई लिखना पड़ता है सब कुछ, it attains a constant velocity। आगे लिखना, this constant velocity with which the object now moves is called terminal velocity। अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं,
टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, अब आगे लिख लो, लेट vt क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो एट दिस स्टेज, जब ऐसा हो ही चुका है, वी कैन राइट, लिखना भाई, एट दिस स्टेज वी कैन राइट कि जी बॉइंट फोर्स यानी कि एफ बी है ना, एफ बी क्या था अपना, बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स किसके इक्वल हो चुके हैं, वेट के पूरा पूरा इक्वल हो चुके हैं, तभी नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। ओके, अच्छा बॉइंट फोर्स कितना निकाला था हमारे भाई, V रो जी, विस्कस फोर्स कितना 6 पाई ईटा आर वी, लेकिन V की जगह क्या लगेगा, VT लगेगा, क्योंकि जब ऐसा हो रहा है उस वक्त वेलोसिटी कितनी अटेन कर चुका है, वो VT यानी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है ना। तो जब इसको इक्वेट करेंगे उस वक्त ये 6 पाई ईटा आर वी टी लग जाएगा, V की जगह VT लग जाएगा, क्योंकि VT पे आके ऐसा कुछ हुआ है। तो उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो लैंग्वेज बोली है भाई लिखनी पड़ती है, क्या करोगे। अब यहां पे देख m v सिग्मा g, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन समझ में लग गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मामला खत्म। आगे थोड़ा सा इसको कर देते हैं। टारगेट पे क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है ना मेरे भाई, तो टारगेट तो अपना क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो हो जाएगी ऑब्टेन, वो भी क्या दिक्कत है, आ गई बस। अब इसमें जो कहानी लिखनी थी उसी में समय लग रहा था, बाकी तो इसमें अब कुछ रहा ही नहीं है। अगर न्यूमेरिकल वगैरह करनी हो तो बस ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसी से काम चल जाएगा, बंदे को समझ होनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन है, अपने आप ही चलता जाएगा। ओके, टारगेट पे क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको उधर ले जाओ यार, टर्मिनल वेलोसिटी वाली टर्म इधर रख लेते हैं। ये बन गया 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू, इसको उधर ले जा, v बाहर निकाल ले, सिग्मा यहां पे पॉजिटिव रहेगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट अपना कैसा है, स्फेरिकल है, तो इसकी जगह क्या लिख दे, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो इंटू जी। कुछ कटता है तो काट ले, कुछ बचता है तो बचा ले। पाई ने पाई को काट दिया, ये आर भी कट रहा है देख, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहां से देख VT निकालना है, VT को यहां रख रहा हूं, इक्वल टू कुछ, ये 2 है, 2 ही बचेगा, 2 बच रहा है, ये R का स्क्वायर बच रहा है, ये सिग्मा माइनस रो बच रहा है, ये 3 ईटा नीचे जाएगा तो 9 ईटा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट ये आ जाएगा 2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। चेक कर लेना भाई, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। ये 4 था, अब 4 ने तो कट नहीं था ना, ये यहां पे 6 था, ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा, ठीक है, सब सही है। तो VT इक्वल टू बेटा आ गया 2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो दिस इज यार एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। हमने डेफिनेशन की, हमने उसकी कंसेप्ट को समझा, और उसके बाद एक्सप्रेशन वी कैन ड्राइव कर ही ली
2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। मेरे भाई किस किस पे डिपेंड कर रही है? ये दिख ही रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी एक तो देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा जा रही है। जितना विस्कस लिक्विड होगा गाढ़ा, उतना उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, उतना ही उसको ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगी और जल्द ही टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज भी आ रहा है। जी तो चलो क्या मान लेंगे? कांस्टेंट ही मान लेंगे। तो यार ये एक्सप्रेशन याद रखनी है। इस पे बेस्ड क्या आ सकती हैं? न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह हमें करने पड़ेंगे, आएंगे इस पे बेस्ड। ठीक है जी। अब यहां पे एक नोट करने वाली बात और है कि अगर कहीं एक नोट करने वाली बात, बस खत्म है आज की कहानी यार। लेक्चर लंबा हो छोटा हो बस खत्म है। एक पॉइंट नोट करने वाला बस बता देते हैं, जस्ट वन पॉइंट कि जी अगर यार उल्टा हो जाए, सिग्मा यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी थी वो ज्यादा थी लिक्विड से, तभी नीचे जा रहा था ना, नीचे जा रहा था और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। अगर बेटा कहीं उल्टा हो जाए, सिग्मा लेस देन क्या हो जाए? रो हो जाए, तब ये डूबेगा नहीं, तब ये तैरेगा, तब उसको नीचे ले जाकर छोड़ेगा तो ऊपर आएगा। अब ऊपर आते वक्त भी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर सकता है। उस केस में क्योंकि ये सिग्मा कम हो जाएगा, ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। मतलब ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाते हुए टर्मिनल वेलोसिटी क्या लेनी है? पॉजिटिव। ऊपर की ओर जाते हुए टर्मिनल वेलोसिटी क्या लेनी? नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में ये क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। नीचे की ओर जाओ तो भी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करनी है यार, नीचे ले जाके छोड़ दे बिल्कुल नीचे, तो ऊपर की ओर आएगा तो भी क्या कंसेप्ट आएगा? टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सो दिस वाज कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। यार अब इस पे बेस हमें न्यूमेरिकल्स करनी है, धीरे धीरे करके सारी स्टेजेस को पार कर रहे हैं। विस्कोसिटी वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी रखा, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी वगैरह डिस्कस किए। सेकेंड लेक्चर में अब ये टर्मिनल वेलोसिटी कर लिया, इस पे बेस क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर कुछ बातें और भी हैं, वो भी चलो आ ही जाएंगी। अभी इसको यहीं पर क्या कर रहे हैं? हम क्लोज कर रहे हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपकी ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं आपको। बाकी आप पिछले टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स अभी कर ही रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। इस टॉपिक को अच्छे से करो। एग्जाम में ये डेरिवेशन बनकर डायरेक्ट आती होती है जब स्कूल एग्जाम होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल इस पे फिर हमें करने ही पड़ेंगे। तो अभी इतना ही जी, आपसे विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे ब्रेक के बाद।